कक्षा 8 के पाठ 10 को हम अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी जो संतान पैदा होने वाली होती है वह कैसे लड़का या लड़की बनते हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहेली कहती है, मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है, यानी कि मौजूद होता है। यानी लड़का बनेगा या लड़की, ये सारी जानकारी किस में मौजूद होती है? गुणसूत्रों में मौजूद होती है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी की बात करें तो उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी 23 जोड़ी में से 22 जो होते हैं उनको अलग रखने में, और एक जोड़ी को अलग निकालते हैं तो जो एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी यही उस 23 जोड़ी में से सिर्फ एक ही जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही ये निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र 2 कौन कौन से? एक जोड़ी में 2 होते हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं? एक एक्स है और एक वाई है। और स्त्री में बात करें, स्त्री में दोनों एक्स ही होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई होता है। तो देखो, जोड़े में हमेशा 2 होते हैं। औरत के अंदर लिंग गुणसूत्र के जोड़े की बात करें तो दोनों एक्स एक्स का जोड़ा होगा, और पुरुष के अंदर जोड़े की बात करें तो एक एक्स के साथ एक वाई होगा। तो युग्मक अंडाणु अथवा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि युग्मक जो बनते हैं, युग्मक जैसे मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु, तो उनमें गुणसूत्र का एक एक जोड़ा पहले से मौजूद होता है। लेकिन जो अनिषेचित अंडाणु है, यानी जिसने निषेचन नहीं किया, उसमें सदा एक एक्स गुणसूत्र ही रहेगा, क्योंकि मादाओं में तो दोनों ही एक्स ही होते हैं, तो अंडाणु में हमेशा एक्स ही मिलेगा। परंतु जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र आपको मिलेंगे। एक प्रकार के शुक्राणु में आपको एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार वाले में वाई गुणसूत्र मौजूद होते हैं। चित्र 10.4 को देखिए। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र मौजूद हो जाएंगे, तो वह मादा शिशु में विकसित होने लगेगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला जो शुक्राणु है उसमें अगर वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, 2 शुक्राणु और 2 अंडाणु बता रखे हैं चित्र में। एक शुक्राणु पे लिखा हुआ है वाई और दूसरे पे लिखा हुआ है एक्स, यानी एक वाई जोड़े वाला शुक्राणु है, एक एक्स जोड़े वाला शुक्राणु है, और दोनों अंडों में तो एक्स एक्स ही होंगे। अगर वाई वाला शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो एक्स वाई दोनों मिल जाएंगे, तो एक्स वाई की स्थिति में क्या बनेगा? लड़का बनेगा। और अगर एक्स वाला शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे, तो एक्स एक्स से कौन पैदा होगी? लड़की, यानी कि मादा पैदा होगी। ये देखो, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स बता रखा है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके माता पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ जिम्मेदार है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लेकिन अभी भी गाँवों में क्या है, बहुत से लोग लड़की पैदा होने पर महिलाओं को दोष देते हैं। ये बात गलत है, यह महिलाओं का कसूर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं
ये सब शुक्राणु के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये नर के ऊपर डिपेंड करता है, लड़की या लड़के का होना। अब बात करते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स की। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वह जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं, यानी कि वो आदेश देता है कि आपको यह हार्मोन बनाने हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, यानी वो मस्तिष्क में ही मौजूद होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हम अगर मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। एक ग्रंथि और होती है मस्तिष्क में जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, जो आपको इस चित्र में नहीं बताई गई है, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिएगा। मस्तिष्क में दो ग्रंथियां पाई जाती है, दोनों का नाम पी से शुरू होता है। एक का नाम पीयूष, एक का नाम पीनियल। फिर आप गले में देखिए, थायराइड ग्रंथि मिलेगी, लेकिन गले में भी दो ग्रंथियां होती है। थायराइड के साइड में एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा। फिर बात आती है एड्रिनल ग्रंथि की, जो हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होती है। फिर अग्न्याशय ग्रंथि, अगर वो लड़की है तो उसमें एक अंडाशय ग्रंथि स्थित होगी, और अगर लड़का है तो क्या होगा, वृषण ग्रंथि स्थित होगी। तो ये सभी ग्रंथियाँ आप नाम सहित और उनकी लोकेशन जो है कि शरीर में वो कहाँ मौजूद है, आप उनका एक चार्ट बना लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इनमें से बहुत सी बार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत ही फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका जो है वह गोइटर नामक व्याधि का मतलब रोग से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। यानी थायराइड ग्रंथि जो है वह गले में सूजन उत्पन्न कर देती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी, इसलिए उसे ऐसा रोग हुआ। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है, क्योंकि उनका अग्न्याशय जो है वह इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने यह बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को बैलेंस यानी संतुलित करते हैं। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्त्रवण भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में या तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्त्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कोई व्यक्ति बौना रह गया, इसका मतलब पीयूष ग्रंथि ने वृद्धि हार्मोन कम स्रावित किया। कोई व्यक्ति अधिक लंबा हो गया, इसका मतलब पीयूष ग्रंथि ने वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किया था। तो क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो आइए पढ़ते हैं। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को यानी लार्वे को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं।
काया का मतलब होता है शरीर, अंतरण का मतलब होता है बदलाव। यानी वो लार्वा से वयस्क बना तो उसके शरीर में बदलाव हुआ, तो यह बदलाव क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। कीटों में कायांतरण का जो नियंत्रण होता है वह कौन करता है? कीट हार्मोन करता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि जल में, जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल कभी भी वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकेंगे, वह पूरी जिंदगी लार्वे ही रह जाएंगे। अब बूजो कहता है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो सकता है क्या? तो एकदम सही बात है कि यदि आप जो खाना ग्रहण कर रहे हैं, आप जो भोजन ले रहे हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मौजूद है, तो आपकी गले की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन उचित मात्रा में नहीं बना पाएगी और आप भी घेंगा यानी कि गलगंड या गोइटर नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं जननात्मक स्वास्थ्य की, कि जननात्मक स्वास्थ्य क्या है। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। यानी बिल्कुल चिंताग्रसित कोई व्यक्ति होता है वही स्वस्थ कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तो ये बात सही है कि हमें हमारे शरीर की नियमित सफाई करनी चाहिए, रोज़ स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में स्वेद व तेल की ग्रंथियाँ ज़्यादा विकसित हो जाती है, तो उस कारण बहुत ही उसमें अजीब सी गंध उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें रोज़ाना व्यक्तिगत स्वच्छता व सफाई रखनी चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। किशोर अवस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। सबसे पहली बात आती है किशोर की पोषण आवश्यकताएं, यानी किशोर को क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। तो किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश या उपस्थित होना होता है। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। लौह तत्व यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे पत्तीदार सब्जियों में, गुड़ में, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित है एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन मदद करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करती है? तो आप हफ्ते भर में जो भी भोजन करते हैं उन सभी को एक कागज़ पे नोट कीजिए और उन सभी अवयवों के लाभ को जानें कि इस चीज़ को खाने से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई। आप इसके लिए बुक्स का सहारा ले सकते हैं। कई बुक्स में, आपकी छोटी क्लासों की बुक्स में भी लिखा हुआ होता है कि दूध पीने से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपको विटामिन के मिलता है, विटामिन ई मिलता है। तो इन सभी चीज़ों की सारणी के साथ आप इनको नोट करके लिखिए कि आपको क्या क्या चीज़ आपने हफ्ते भर में खाई और आपको उनसे क्या क्या पोषक पदार्थ मिले। तो आपको पता चलेगा कि आपका भोजन जो आपने किया वह संतुलित था या नहीं था।
फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट तो होते हैं, परंतु उनमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। यानी जब कभी आपको भूख लग रही है और आपके भोजन करने का समय हो चुका है, लेकिन आप भोजन न करके ऐसी तली गली चीज़ें खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, डिब्बाबंद भोजन खा रहे हैं, तो यह आपको हमेशा शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। ये सिर्फ आपकी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान नहीं देंगे, बल्कि बीमारियों को न्योता देंगे, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। क्रियाकलाप 10.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाए थे। जंक फूड का मतलब है जो भी आप पैकेट वाले भोजन खाते हैं, या मार्केट से आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, पाव भाजी ऐसी जो चीज़ें खाई हैं, वो सभी क्या है, जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। आज का लेसन यहीं तक पढ़ेंगे, और अगला जो टॉपिक है इस लेसन का, वह हम अगली बार से शुरू करेंगे। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, जंक फूड खाने से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? दूसरा लिखिए, हार्मोन्स का जीवों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा प्रश्न, किन्हीं 4 ग्रंथियों के नाम, उनकी शरीर में उपस्थिति और उनकी कमी से होने वाले रोग लिखिए। चौथा प्रश्न लिखिए, मनुष्य में लड़का या लड़की पैदा होने की संभावनाओं को सचित्र समझाइए।